हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये कदम इतना बड़ा है कि इसने सुप्रीम कोर्ट की नींव तक हिला दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है और इस बिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका को खत्म कर दिया। आलोचकों का कहना है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की भावना का उल्लंघन करता है। समझेंगे क्या है पूरा मैटर, इस बिल के और क्या क्या फीचर्स हैं, साथ में इस बिल से जुड़ी समस्याओं को भी देखेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते होंगे। ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। हमारा इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करता है। लेकिन समस्या यहीं से खड़ी हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन करवाना ही सब कुछ नहीं होता। हमें साथ में ये भी देखना होता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं। अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा है तो उसमें बेईमानी तो नहीं हो रही है। उसमें ये भी देखना होता है कि क्या किसी खास वर्ग या किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा तो नहीं दिया जा रहा। और इन सभी चीजों में इलेक्शन कमिश्नर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कमिश्नर हाईएस्ट डिसीजन मेकर बन जाता है और इलेक्शन कमिश्नर के डिसीजन निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होने बहुत जरूरी है, नहीं तो संस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और आज इन सभी बातों को लेकर हमारे इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल किए जाते हैं कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में सक्षम है। और इसी को लेकर मार्च 2023 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया था। उस डिसीजन में ये कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो कहीं का भी हो सकता है, चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का, और थर्ड पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था तो इसकी काफी तारीफ की जा रही थी कि अब कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन कमीशन की छवि सुधर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि ये सिस्टम जब तक काम करेगा तब तक पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बना लेती। देन फाइनली इससे संबंधित बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। आइए इस बिल को समझने का प्रयास करते हैं। इस बिल का सबसे मेन प्रोविजन ये है कि ये बिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से बाहर करता है। यानी सिलेक्शन कमेटी में जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके पद को हटाकर उनकी जगह अब एक कैबिनेट मिनिस्टर की एंट्री कर दी गई, जिसको प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। वही मार्च 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस के हो सकते हैं। बट इस बिल में ये क्लियर कर दिया गया कि नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ लोकसभा से ही होगा। सेकंड प्रोविजन उनके क्राइटेरिया को लेकर है। इस बिल में ये प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर का पद धारण करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट की पोस्ट के इक्विवेलेंट होगा। साथ में एक चीज और ऐड की गई कि जिस भी व्यक्ति को कमेटी सिलेक्ट करेगी उस व्यक्ति को इलेक्शन के मैनेजमेंट और उसे कंडक्ट कैसे किया जाता है इसका प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। ये बिल सिलेक्शन के प्रोसेस की बात भी करता है कि किसी इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह चुना जाएगा। तो इस बिल में ये बताया गया है कि एक सर्च कमेटी जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे, इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ये 3 लोगों का पैनल मिलकर 5 उम्मीदवारों को चुनेगा और इन 5 उम्मीदवारों की लिस्ट सिलेक्शन कमेटी को भेज दी जाएगी। देन वो कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। वो ये डिसाइड करेगी कि हमारा अगला इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। फ्रेंड्स, इन सभी रिफॉर्म की काफी नीड थी, क्योंकि हमारे पास कोई सा मैकेनिज्म नहीं था, कोई सा लॉ नहीं था जो इसे स्पेसिफाई करे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किस तरह होगी। बट ये बिल काफी हद तक इन सभी समस्याओं का समाधान करता है। गवर्नमेंट के इस कदम की तारीफ भी की जानी चाहिए,
क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार इलेक्शन रिफॉर्म में इंटरेस्टेड है। देन इस बिल की एक अच्छी बात यह है कि इस बिल ने क्लियर कर दिया कि जो भी पोस्ट होगी वो सेक्रेटरी से नीचे नहीं होगी, वो सेक्रेटरी की पोस्ट के इक्विवेलेंट होगी। इस बिल ने ये भी क्लियर कर दिया कि कम से कम उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसे इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में एक्सपीरियंस हो, उसका नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि हर किसी को उठाकर बना दिया, जो कि पहले ऐसा होता था। देन इस बिल की एक अच्छी बात ये भी है कि इसने पूरी प्रोसेस को डिफाइन कर दिया। कैसे एक सर्च कमेटी 5 लोगों को ढूंढेगी, देन एक लिस्ट को सिलेक्शन कमेटी तक पहुंचाएगी, देन वो डिसाइड करेंगे कि किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक बेसिक सिस्टम तो हो गया जिसके थ्रू हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सके। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि कम से कम उसने सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानी कि इस पर एक लॉ होना चाहिए। लेकिन इस बिल की बहुत सारी खामियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन कमीशन को कमजोर करती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले सवाल सिलेक्शन कमेटी को लेकर उठाया जा रहा है। जैसा कि बिल में दे रखा है कि कमेटी में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि बिल में क्लियर बोल दिया गया कि जब भी सिलेक्शन कमेटी बैठेगी तो उसे इस आधार पर गलत नहीं माना जाएगा कि उसका कोरम पूरा नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि 3 लोग मिलकर सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो इस बिल में ये दे रखा है कि अगर कोई एक व्यक्ति सिलेक्शन कमेटी में शामिल नहीं है तो सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन को इस आधार पर इनवैलिड नहीं कहा जाएगा, उसमें एक व्यक्ति अनुपस्थित था। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का पूरी तरह डोमिनेंस है। यानी बात वहीं पर आकर अटक गई जहां पहले केंद्र सरकार नियुक्त करती थी, आज भी वही करेगी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमारे पास है नहीं। और बिल में ये मेंशन कर दिया गया कि जरूरी नहीं कि कोरम पूरा हो। सेकंड सवाल इसमें जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन को लेकर उठाया जा रहा है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना कहीं ना कहीं कमीशन और कमेटी की इम्पार्शियलिटी को अफेक्ट करेगा। फिर एक समस्या सर्च कमेटी को लेकर भी है। इस बिल में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जो ये बताए कि ये सर्च कमेटी किस बिहाफ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। इसमें सिलेक्शन कमेटी को लेकर एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सर्च कमेटी 5 लोगों के नाम भेजती है तो सिलेक्ट कमेटी जरूरी नहीं कि उन 5 ही में से किसी को सिलेक्ट करे। यानी वहां शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के बियॉन्ड जाकर भी किसी को इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। और एक मेन समस्या ये है कि इस बिल ने इलेक्शन कमिश्नर की रैंक को डाउनग्रेड कर दिया, क्योंकि इनका स्टेटस पहले ऊपर था, अब वहां सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हो गए। इस बिल में कोई दो राय नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स का ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमें एक बेस प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा सके। लेकिन इन सभी प्रोविजंस के बाद भी इस बिल में बहुत सारे प्रोविजंस या तो अधूरे हैं या कहीं ना कहीं पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इस बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।